हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास 6 की हिंदी पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर मातृभूमि पार्ट 1 मैंने इसका अपलोड कर दिया, जिसमें हमने इस कविता को बहुत अच्छे से समझा है, इसके शब्दार्थ समझे हैं। आज हम इसमें इसके एनसीईआरटी के जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे हम उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों ने बुक डार्ट नहीं देखा है तो प्लीज वो आप लोग देख लीजिए। तो हम पूरा यहाँ तक हाँ, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। चलिए इससे आगे हम फटाफट कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। कविता में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पूरी कविता नहीं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। देखिए इस पंक्ति से आपको क्या समझ में आता है। जब मैंने पढ़ाई थी तो समझ में आया था युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, मातृभूमि, जन्मभूमि क्यों बार बार कह रहे हैं जो कवि हैं इसके। तो इसमें हम डायरेक्ट लिखते हैं, समझा तो मैं पूरा चुकी हूँ आप लोगों को। चलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। हम यहाँ से लिखेंगे, भारत के धरती पर बड़े बड़े वीरों ने जन्म लिया है। यह वीर बड़े योद्धा भी थे। इन्होंने अनेक युद्ध कर इस भूमि की रक्षा की है, इसलिए इस भूमि को युद्ध भूमि कहा गया है। इसके साथ साथ इसी भूमि पर गौतम बुद्ध जी ने शांति का संदेश भी दिया था। इस भूमि पर कवि का जन्म हुआ था, इसलिए यह भूमि कवि की जन्मभूमि या मातृभूमि कही गई है। कवि कौन, किसकी बात हो रही है? जिन्होंने ये कविता लिखी है, तो वो अपनी भूमि को जन्मभूमि भी कह रहे हैं। चलिए अगला है हमारा सोच सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, पहला है कोयल कहाँ रहती है। तो हमें कहाँ बताया गया था कोयल कहाँ रहती है। कोयल अमराइया में रहती हैं, जो आम के बगीचे होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, यहाँ से लिख सकते हैं कोयल अमराइया में रहती हैं। दूसरा है तनमन कौन संवारती है। तो तनमन कौन संवार रही थी? तनमन रहती मलय पवन संवारती है। ये है आपका दूसरे का आंसर। तीसरा है झरने कहाँ से झरते हैं। झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने वंशी पुनीत गीता सुनाई थी। आप डायरेक्ट इसमें वंशी भी सुनाई थी, इसलिए इसको वंशी भी बोला गया है। ठीक है, बांसुरी की जो धुन है वो कृष्ण ने ही सबसे पहले सुनाई थी। गौतम ने किसका यश बढ़ाया है? गौतम ने जग का यश बढ़ाया। जग मीन्स जो ये संसार है, दुनिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है छहर, बिखरना, छितरना, छिटकना, फैलाना। जैसे आप अब लोग हाथ गीले होते हो उसे झटक से देते हो ना, तो पानी सब जगह छिटक जाता है। तो आपके घर में कोई ना कोई टोकता होगा कि पानी क्यों छिटक दिया। तो वही होता है छिटकना, छहरना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, किसका पानी लहर रहा है। तो हम इसमें यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिखते हैं। ये रहा आपका इसमें आंसर। पहला है कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। तो हर पग पर छटा छहर रही है। किसका पानी लहर रहा है? गंगा, यमुना, त्रिवेणी, इन नदियों का पानी क्या हो रहा है? लहर रहा है। ये आपकी आंसर है। अगला है कविता की रचना में गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। यमुना शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बल देते हैं, जिससे कविता बोलने या सुनने में बहुत सुंदर दिखे। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए, लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, शीर्षक है हमारा मातृभूमि। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है यमुना शब्द, ये तो क्वेश्चन है, जस्ट मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। हम इसमें लिख सकते हैं नित सिंधु झूमता है। नित का अर्थ है नित्य, रोज। ठीक है,
ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, तो चूमना का अर्थ है स्पर्श करना। अनुमान या कल्पना से। चलिए अब ये है हमारे दूसरे प्रश्न। दूसरे प्रश्नों के पहले हमारे मिलान है, तो हम पहले मिलान कर लेते हैं, उसके बाद हम अनुमान या कल्पना वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम अनुमान। स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो यहाँ पे आएगा मैंने उस भूमि पर जन्म लिया, वह भूमि मेरे माँ के समान है। चिड़िया चहक रही हैं मस्त झाड़ियों में, तो वहां की जलवायु इतनी सुखदायी कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं, तो ये होगा इसका। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल पक्षी चहचहा रहे। ये इस तरह से इसमें मिलेगा स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी? तो हम इसका प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखेंगे। कोयल को वसंत ऋतु अच्छा लगता है, इस ऋतु में वह खुश होती है, इस वजह से सबको गा गा कर पुकारती है। नेक्स्ट है हमारा बहती मलय पवन तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, यह कैसे करती है? तो पवन किसका तन मन संवारती है, कैसे करती? मलय पवन की अपने साथ बहकर खुशबू लाती है, यह इस भूमि पर रहने वाले सबका तन मन संवारती है। ये यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। तन मन संवारती है, इंग्लिश को कट कीजिए, यहाँ पे मिस्टेक से प्रिंट हो गया। चल नेक्स्ट है हमारा शब्दों के रूप। अब हम लोग शब्दों के रूप में देखते हैं क्या चीज आई है। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधि दी गई है, इन्हें करने के लिए शब्दकोश अपने शिक्षकों या साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इस पंक्ति में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ हर पग या हर कदम पर शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए हैं, इनके अर्थ लिखिए। जैसे घर घर, बाल बाल, सांस सांस, देश देश, पर्वत पर्वत। ये 2 शब्द एक जैसे ही होते हैं, लेकिन क्या होता है इनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। जैसे कैसे अलग होता है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे अलग होता है। घर घर का अर्थ आप लिख सकते हैं हर एक घर, मतलब दोनों घर नहीं है, हर एक घर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर एक घर। बाल बाल मतलब हर एक बाल, यहाँ पे भी सेम आएगा, हर एक बाल। सांस सांस मतलब प्रत्येक सांस, प्रत्येक सांस। देश देश प्रत्येक देश, मतलब सारे देश। जैसे कहते हैं ना हम देश देश गए, मतलब हम सारे देश गए, हर एक देश में गए। तो प्रत्येक देश। पर्वत पर्वत, हर एक पर्वत, हर एक पर्वत। ये अगला है हमारा, वह उद्द भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए, उनके अर्थ पता कीजिए। जैसे तप देव, जैसे हम लगाएंगे तपोभूमि, देवभूमि, भारत भूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि, कर्तव्य भूमि, मरुभूमि, मलय भूमि, भूमि, यज्ञ भूमि, रंग भूमि, रण भूमि, सिद्ध भूमि। इस तरह से हम पीछे क्या लगाएंगे, इनके भूमि लगाएंगे और इनको जोड़ेंगे। तो चलिए हम इनके अर्थों सहित इनके देखते हैं। आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं तपोभूमि, जहां पर तप किया जा सकता हो ऐसी भूमि। देवभूमि, जिस भूमि पर देवताओं का वास हो। भारत भूमि, भारत देश की भूमि। जन्मभूमि, जहां पर जन्म होता है। कर्म भूमि है जहां पर अपना कार्य पूरा करता है, मतलब जहां पर हम अपना कार्य पूरा करते हैं, जो हमारा कर्म होता है। कर्तव्य भूमि, जिस भूमि पर हम अपना कर्तव्य पूरा किया जाता है। मरुभूमि, जहां पर हर जगह रेत हो ऐसी जगह। मलय भूमि, जिस भूमि पर मलय पर्वत स्थित हो। मल्ल भूमि, कुश्ती लड़ने की जगह। यज्ञ भूमि, जहां
जहां पर यज्ञ किया जा सकता हो। रंगभूमि, एक रंगमंच जहां पर व्यक्ति अपने कला गुण प्रदर्शित करता है। रणभूमि, युद्ध करने वाली भूमि। आगे है सिद्ध भूमि, जिस जगह पूजा पाठ किया जाता हो। तो चलिए अगला है हमारा थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। इसमें देखो क्या चीज आई है सेम। इसमें हमारे में दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा और घड़ी। तो दया और तो हम इस तरह से क्या शब्द बना सकते हैं, जैसे घड़ा और घड़ी। यहाँ पे पड़ा पड़ी भी है, लेकिन घड़ा घड़ी है, घड़ा और घड़ी। देखिए बार प्रवाह, बर आशीर्वाद, रात रात्रि, रत मगन, मन दिल, मान सम्मान। यहाँ पर ये कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ है, जैसे बार प्रहार ये नहीं था, ये तो उस तरह से एक तरह से वो हो गए। तो हम यहाँ पे बता दें, जैसे रात का रात्रि, लेकिन यहाँ पे ये था दिन दीन। देखिए छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का बस अंतर है। छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा, जैसे दिन जो हमारा दिन होता है, और दीन, दीन मीन्स दुखी। और अगला था यहाँ पे मिल, दिल नहीं था, मिल था, मिल और मील। इसमें भी छोटी बड़ी की मात्रा अंतर है। जैसे मिल कोई चीज मिल जाना, मील मील मतलब जो दूरी होती है ना, डिस्टेंस होती है, जैसे कई मीलों दूरी, तो वो भी हमारी डिस्टेंस के लिए मील यूज किया जाता है। नेक्स्ट था पील, पीला, पील। ये छोटी बड़ी का अंतर है इसमें, पीला कलर और पील। ये जो कोई भी चीज हम पीते हैं उसके लिए यूज किया गया है। तो आप लोग ये वाले शब्द लिखिएगा, और इसमें से रात रात्रि भी लिख सकते हैं। ये वाले नहीं लिखिएगा, इनमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये नहीं लिखना है आपको। ओके, चलिए अब हम चलते हैं पाठ से आगे। आपकी बात, चलिए हम पढ़ते हैं। इस कविता में भारत के सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषता बताइए। जैसे संकेत, प्राकृतिक क्या है, खान पान क्या है, वहाँ की जलवायु क्या है, प्रसिद्ध स्थान क्या है। चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि आप किसी भी स्थान, मैं महाराष्ट्र में हूँ उस समय, ठीक है, तो मैंने महाराष्ट्र का लिखा है। हम भारत के महाराष्ट्र राज्य के कोंकण प्रदेश में रहते हैं, जहाँ की जलवायु अच्छी है। इस जगह मराठी भाषा बोली जाती है। यहाँ का मुख्य खान पान है चावल। मुख्य रूप से इस जगह पर चावल की खेती की जाती है। कोंकण प्रदेश समंदर के किनारे स्थित है। यहाँ पर बड़े बड़े किले, गढ़ मतलब किले जो होते हैं, पहले के जमाने में जो किले बनते थे, मालवड़ और देवगढ़ में एक किले हैं जो समंदर में बनाए गए। इस तरह से जो भी आपके राज्य का प्रसिद्ध हो वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो देखिए मेरे एक मित्र जो कि मेरे गांव में रहती है, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना पसंद करती थी। वो एकदम खुले विचारों की लड़की है, अपने विचारों पर ठान के सबके सामने प्रस्तुत करती है। वो खुद खुश रहती है, अपने आसपास के लोगों को भी खुश कर देती है। अगला है हमारा वंशी से रिलेटेड कुछ कुछ। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला वाद है, यानी वाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वादों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। चलिए हम इस शब्द जाल से इन वादों के नाम को ढूंढते हैं और इधर फिर भरते हैं। तो पहला इन्होंने हिंट दे रखा है आ से है, तो इसमें आ कहाँ है, ये रहा, अल हो जा। तो यहाँ पे आएगा हमारा आ, तो पहले से ही लिखा है अल गो जा। नेक्स्ट है हमारा बा से बी, तो बी कहाँ है, ये रही बीन। ये क्या है, वीन। आप लोगों ने देखा होगा नागिन पिक्चर में खूब बजाई जाती है वीन। ये है बांसुरी, ये तो अलग से दिख रही है, तो कहाँ है बांसुरी, ये रही।
बांसुरी, यहाँ पे आपको बांसुरी फिल करना है। नेक्स्ट है ये सी, तो सी से क्या है, सींगी, सींगी, ये है सींगी। ये है शा से, शा से ये शा कहाँ है, ये रही सहनाई, ओके, ये है सहनाई, जो कि शादियों में बजाई जाती है शहनाई। ना से है हमारा मुझे तो ना, ये रहा नाद, ओके, नाद स्वरम, ओके, ये होगा पूरा मा तक होगा, ये पूरा ना द आधा स्व व नाद स्वरम। भा, भा से क्या है, भा से, भा से क्या हो सकता है, ये एक्चुअली मैंने ये वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं देखे हैं, पर कोई नहीं, ओके, ये रहा भकोरा, भकोरा, ये तो शंख है, अलग से ही दिखाई दे रहा है, शंख, तो इसमें शंख कहाँ लिखा है, ये लिखा है हमारा शंख। इस तरह से आपको फिलअप करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। इस चैप्टर हमारा है आज की पहेली, तो हम आज की पहेली में क्या है, आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए बनाया है, अगला आपके लिए, जैसे माँ साम सागर, तो महासागर, तो ये इसमें हो जाएगा हिमालय, ही मा ल य। गंगा, ग से गंगा। भारत, भारत। कोयल, को य ल। पवन, पवन, ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ओके, झरोके से, यहाँ पे है ये हमारी कुछ पढ़ने की चीज, चलो पढ़ लेते हैं क्या चीज है। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया है। इसका याद रखिएगा, वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह कि स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जनगण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। तो आज हम किसका अर्थ समझेंगे, वंदे मातरम का। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम, तुम जल से भरी हुई हो, फूलों से परिपूर्ण हो। याद रखिएगा बेटा, ये वाला बहुत अच्छा है और आपके आगे एग्जाम में पूछा जाते हैं। मलयज शीतलम, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि वंदे मातरम में जो ये लाइन है मलयज शीतलम, इसका अर्थ क्या है। जब आगे आप कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो उसमें ये चीज आती है। तो मैं मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। शस्य श्यामलम मातरम, तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। वंदे मातरम, हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यमिनी, जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायामन करता है। फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। सुहासिनी, सुमधुर भाषिणी, सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली। सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। चलिए ये अगला है हमारा, ओके, यहाँ पे ये दी गई है, आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी पर इस संगीत को सुन भी सकते हैं। चलिए आपका मन है तो आप लोग इसे सुन भी सकते हैं। अगला है हमारा, आप अपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा, वंदे मातरम को भी पढ़ा। आप कक्षा में चर्चा कीजिए, पता लगाइए कि इन दोनों में कौन सी बातें एक जैसी हैं, कौन सी बातें कुछ अलग हैं। देखिए वंदे मातरम भी हमारी किसके लिए है, हमारी भूमि के लिए है, हमारी जो जन्मभूमि है उसके लिए वाली बोली गई। उसमें अलग क्या बातें हैं, इसमें उस कविता में जो मातृभूमि कविता है इसमें हमारी प्रकृति की सुंदरता की बात की गई है और इसमें भी हमारी प्रकृति की सुंदरता की बात की गई। तो इसमें अलग क्या है, अलग चीज आपको छांटनी है। इसमें जो युद्ध भूमि है, कर्म भूमि है, बस इसके बारे में नहीं बताया गया है वंदे मातरम। अगला है हमारा खोजबीन के लिए।
नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं, इन्हें पुस्तक के लिए क्यूआर कोड की सहायता से पढ़ें व देखें व समझें। क्यूआर कोड आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में ही होता है, बुक में भी स्टार्टिंग में होता है, इसे स्कैन कीजिए। ये पढ़िए, स्वाधीनता की सरगम वंदना के इन स्वरों में, ना हाथ एक शस्त्र हो, पुष्प की अभिलाषा, यह है महिमा मैं अपना भारत। ये कुछ चीजें कविता है, बहुत अच्छी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पढ़ने के लिए पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की है, अभी फटाफट पढ़ लेते हैं। चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गोथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारी मैं को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तू तोड़ देना बनमाली उस फतवे फेंक देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिसके बच जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की है ये कुछ की अभिलाषा, कुछ पंक्तियां हैं, लेकिन इसका सारांश आप लोगों को समझ में आया होगा। एक फूल है अपने माली से कह रहा है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सुरमाला के गहनों में गुथा जाऊं, कि जैसे कि मान लीजिए कोई प्रेमी की प्रेमिका है तो उसके गहनों में गुथा जाऊं, या फिर मैं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, कि कोई माला में जाऊं, या सम्राटों के सब पर मैं हरी, मतलब जो कोई सम्राट के सब होते हैं जो मर जाते हैं जो सम्राट, तो उनके तो उस समय अंतिम यात्रा में जो फूल पहनाए जाते हैं उनको माला डाली जाती है, उसमें भी नहीं चाहता कि फूल में कि मैं सम्राटों के सब पर चढ़ूं। चाहा नहीं देवों के सिर पर, जो देव मतलब भगवान को हम फूल चढ़ाते हैं उनके सिर पर, तो कह रहा है मैं भगवान के भी नहीं चढ़ना चाहता। देखिए फूल क्या चाहता है, फूल चाहता है मुझे तोड़ देना बनमाली, मुझे मतलब तुम तोड़ देना, किस समय तोड़ देना, उस पथ पे देना, फेंक उस रास्ते में फेंक देना तुम, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जो कि हमारे ये जो वीर होते हैं, जो ये आप देख रहे हैं सामने, ये जो वीर हमारे खड़े हैं सेना के, इनके जो जहाँ पे ये सेना, तो वो फूल बोल रहा है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जो मतलब अपनी भूमि पर शीश चढ़ाने का मतलब है बलिदान देने के लिए जा रहे हैं, उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना। ये फूल की एक इच्छा है जो कि अपने माली से कह रहा है। चलिए चैप्टर आई थिंक सो यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आप लोगों को चैप्टर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। लाइक से कुछ नहीं होता, बस हमारा मोटिवेट मिलता है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे